नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में एनसीईआरटी यूनिट 4 और यूनिट 5 के सारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज पे चर्चा किए थे। टोटल दोनों चैप्टर मिला करके 29 एमसीक्यू पूछे जा चुके थे और कंप्लीट हम लोग कर लिए थे। आज की इस वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज लेकर के आए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। आइए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है मेरे दोस्त? Watt-Savat law indicate that the moving electrons produce the magnetic field be such that। देखिए, आप वाट-सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग सपोज दैट कोई एक वायर है, उस वायर में अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शंस में फ्लो हो रही है और ये किसी प्लेन द पेपर पे रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, मतलब वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शंस में है। और किसी भी स्ट्रेट वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कंसंट्रेटिक सर्कल्स में प्रोड्यूस होगा। अगर ये वायर आपका प्लेन जो पेपर पे रखा हुआ है, तो जो कंसंट्रेटिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगे मेरे दोस्त, वो इस वायर के परपेंडिकुलर होंगे। कंसंट्रेटिक होंगे लेकिन इस प्लेन द पेपर पे परपेंडिकुलर होंगे। तो देखिए, वायर में करंट एक्चुअली अपवर्ड जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है, वेलोसिटी तो नीचे हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो कोई भी कंसंट्रेटिक सर्कल आप ले लीजिए, अगर यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना, जो करंट ऊपर जा रहा है, तो इस तरह से आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जाहिर सी बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जब भी प्रोड्यूस होते हैं एक्चुअली परपेंडिकुलर होते हैं ना, इस बोर्ड के, मतलब ये जो पेपर है उस पेपर के परपेंडिकुलर कंसंट्रेटिक फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और दो तीन ढंग से हम समझ सकते हैं इस बात को। सपोज दैट ये कोई एटम है और इस एटम का एक इलेक्ट्रॉन जो सबसे ऑटोमोस्ट सब सेल में है वो मूव कर रहा है इस तरीके से, ताकि जो करंट है वो क्लॉकवाइज है। ओके, तो जब भी किसी एटम्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है क्लॉकवाइज में, तो एक्चुअली एटम जो होता है बिहेव एज ए टाइनी मैग्नेट, छोटा मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और इसका जो अपर फेस है वो साउथ पोल जैसा होगा, लोअर फेस नॉर्थ पोल होगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि साउथ पोल अंदर की ओर और नॉर्थ पोल बाहर की ओर। तो मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली नॉर्थ से साउथ की ओर आएगा। और ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस प्लेन द बोर्ड पे एक्चुअली मूव कर रही है। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। दूसरे केस में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसका अपर फेस जो है, इस एटम का अपर फेस बिहेव करेगा नॉर्थ पोल जैसा और लोअर फेस बिहेव करेगा साउथ पोल जैसा। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली मतलब ये इनवर्ड की ओर जाएगी। और इस प्लेन ऑफ द बोर्ड पे एक्चुअली चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी परपेंडिकुलर है। तो दो तीन तरीके इस बात को समझने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि an electron is projected with uniform velocity along the axis of current carrying long solenoid, which of the following is true। जाहिर सी बात है मेरे दोस्त कि आपको पहले ये पता होनी चाहिए, कोई करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड है वो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो देखो, मान लेते हैं ये आपका एक लॉन्ग सोलेनॉइड है और ये वायर जो है उंडेड किया गया है हेलिक्स के फॉर्म में, ताकि ये सोलेनॉइड बन सके। तो अगर इसमें करंट आई सपोज दैट प्रोड्यूस पास किया जा रहा है ना, तो करंट का डायरेक्शन आप कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जा रहा है, इस तरह से घूमते घूमते आगे जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है वो इस तरह से प्रोड्यूस होता है। और इसका डायरेक्शन जो है आप याद रखेंगे कि करंट के अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट होगा। ओके, तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है किसी भी करंट कैरिंग लॉन्ग सोलेनॉइड के कारण। तो यहाँ पे देखिए हम लोग सोलेनॉइड ले रखे हैं और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअली इस तरह से जा रहा है। ठीक है, और कह रहा है कि कोई एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली इसमें मूव कर रहा है ना v वेलोसिटी के साथ। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा? तो ये बहुत सिंपल सी बात है कि आप जानते होंगे, है ना, मैग्नेटिक फोर्स की जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो उस पर एक फोर्स लगता है। उस फोर्स की फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो एंगल का जो फॉर्मेशन होगा वो 0 डिग्री होगी। जब एंगल आपका 0 डिग्री बन जाएगा, इसका ये मतलब होता है कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी फोर्स इस पे नहीं लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड के कारण।
तो जब कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो जिस स्पीड के साथ पहले इसमें इंटर करा गया तो उसी स्पीड के साथ पूरा सोलेनॉइड में मूव करेगी। तो ये की पॉइंट था। आइए हम लोग देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पहला ऑप्शन है द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेलरेटेड अलोंग द एक्सिस। कह रहा है कि क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगा जी, कोई फोर्स ही नहीं लग रहा तो कहां से बढ़ेगी। चलिए ठीक है। द इलेक्ट्रॉन पाथ विल बी सर्कुलर अबाउट द एक्सिस। सर्कुलर पाथ फॉलो करती है, मैग्नेटिक परपेंडिकुलर लगना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ तो सेम डायरेक्शन में ना। द इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सपीरियंस अ फोर्स एट टू द एक्सिस एंड हैंस एग्जीक्यूट अ हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ का कोई संभावना नहीं, जब सर्कुलर नहीं हेलिकल कहां से होगा। द इलेक्ट्रॉन विल बी कंटिन्यू टू मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ द सॉलिड। हाँ ये सही लग रहा है, सही लग रहा है नहीं, सही है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी क्योंकि उस पर नेट फोर्स 0 है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। देखिए बॉयड-सेवर्ट लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था ना कि कोई एक सर्कुलर रिंग है, उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी। एक छोटा सा डेरिवेशन होता है और उस डेरिवेशन में आप मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ऐसा कुछ निकाले होंगे। एक मान लिया जाए एक आपका सर्कुलर कंडक्टर है, ये लूप है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है, इसका रेडियस आर है, वो सेंटर है, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगा, तो उसका एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होता है। तो कौन सा रिलेशन सही पॉसिबल होगा, तो देख लो, बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी तो कोई मैच ही नहीं कर रहा इस रिजल्ट से ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a current carrying closed loop of an irregular shape lying in the more than one plane when placed in uniform magnetic field, the force acting on it। देखो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है कि कह रहा है कि कोई एक इरेगुलर शेप का कोई करंट कैरिंग लूप है जो 2 या 2 से ज्यादा प्लेन पे रखा हुआ है, तो बताइए कि क्या कंडीशंस होगा। तो देखो आपको सिंपल बताते हैं कि मान लीजिए एक लूप है ना, तो मैग्नेटिक किसी भी करंट कैरिंग वायर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है और उसका फोर्स फॉर्मूला देखो ऐसा होता है, आई एल बी साइन थीटा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज लूप है, इसका मतलब ये आप कह सकते हैं यहाँ से चलते हैं ऐसे ऐसे घूमते हुए फिर यहाँ पे चले जाते हैं, तो एल वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे हो जाती है फाइनली 0, और एल वेक्टर की वैल्यू आप 0 यहाँ पे पुट कर देंगे तो फोर्स भी क्या हो जाएगा बोलो तो 0 हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि द फोर्स एक्टिंग ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन क्लोज लूप इज 0। इसलिए हमेशा क्या होता है बोलो तो 0 होता है। क्यों, क्योंकि जिस पॉइंट से एल आप स्टार्ट करेंगे है ना, फिर उसी पॉइंट पे चले जाएंगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली 0 हो जाएगी, और एल की वैल्यू अगर 0 हो गया तो फोर्स अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला एफ भी क्या हो जाएगा बोलो तो 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त, तो बी इज द करेक्ट आंसर, 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम करंट एट दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेसिस्टेंस इतना इज इतना। देखिए कह रहा है कि मैक्सिमम जो करंट है ना ऑब्जर्व किया गैल्वेनोमीटर में वो 10 मिली एम्पियर है और उसकी जो रेसिस्टेंस एक्चुअली दे रखा है वो 40 ओम दे रखी है। इट इज कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर, इसको अमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया गया है। दैट कैन बी रीड, तो उसका जो वोल्टेज है वो 50 वोल्ट हो जाता है। द रेसिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ द गैल्वेनोमीटर इज, तो कितना, देखिए पहले आप बता देना चाहेंगे कि कोई कोई गैल्वेनोमीटर है, अगर उसको सीरीज में एक हाई रेसिस्टेंस की वैल्यू जोड़ देते हैं तो वो वोल्ट मीटर बन जाता है, और वही गैल्वेनोमीटर के अगर पैरेलल में एक छोटा सा स्मॉल वैल्यू आप रेसिस्टेंस जोड़ते हैं जिसे आप शंट कहते हैं, तो एक्चुअली अमीटर में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो देखो ये मेरा गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस आरजी है और ये जो आप रेसिस्टेंस का कवर किए इसी की वैल्यू निकालना है, कनेक्ट किया सीरीज में। तो सिंपल सा देखो आरजी का मतलब गैल्वेनोमीटर का जो रेसिस्टेंस है वो दे रखा है 40 ओम, इसके थ्रू जो करंट पास हो रहा है उसको हम लोग 0.01 एम्पियर है, क्योंकि वो मिली को आप चेंज करोगे ना 10 मिली एम्पियर को तो इतना एम्पियर आएगा, और वोल्टेज जो दे रखा है इसके अक्रॉस वोल्टेज जो एक्चुअली 50 वोल्ट है, तो वी का भी वैल्यू दे रखा है, आपको जो पता होना चाहिए। या तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट का वोल्टेज डिफरेंस अगर भी है तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू आई आर ना, तो करंट आई है और टोटल रेसिस्टेंस कितना है, तो टोटल रेसिस्टेंस यहाँ पे आरजी है और ये आर है क्योंकि दोनों सीरीज में है, तीसरा से 8 हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ फार्मूला आप ओम्स लॉ से भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं मेरे दोस्त हमें निकालना है आर, तो इसको सॉल्व आउट कर लो, इसको आई जी को अंदर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो और फिर किसी तरह से आर आप कॉमन निकालो ना, तो जाहिर सी बात है
IG से सब में भागा दे दो तो आ जाएगा कुछ ऐसा फॉर्मूला। अब सारा डाटा पुटअप कर दीजिए, सब दे रखा है। V की वैल्यू एक्चुअली 50 वोल्ट है, पुट कर दीजिए, है ना। IG की वैल्यू देखो यहाँ से 0.01 एम्पियर है, पुट कर दीजिए। और जो RG का जो वैल्यू है 40 ओम में पुट कर दो, सॉल्व आउट करो। सॉल्व आउट करने के बाद हमें मिल रहा है 4906 ओम, ये R की वैल्यू। ये ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि ज़्यादा होता ही है ना, हाई रेसिस्टेंस होता है। तो कौन सा आंसर सही होगा मेरे दोस्त? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 4960 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन कहता है क्या कि a current carrying loop placed in non uniform magnetic field experiences, तो क्या एक्सपीरियंस करेगा? तो सिंपल सा बात याद रखना कि अगर आप करंट कैरिंग लूप को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स भी एक्सपीरियंस करता और साथ ही साथ टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा। तो व्हेन अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस बोथ टॉर्क एंड फोर्स। दोनों एक्चुअली आप ऐसे भी देखिए ना कि जब कोई मैग्नेटिक डायपोल को भी है ना मैग्नेटिक फील्ड में आप रखेंगे तो दोनों एक्सपीरियंस करता है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल को भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क और फोर्स दोनों एक्सपीरियंस करती है, तो बोथ करेगा ना। तो इट एक्सपीरियंस से रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, टॉर्क बट नो नो, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, फोर्स एंड अ टॉर्क। इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा बड़ा है लेकिन इससे आसान क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल। डायग्राम एक्चुअली ऑलरेडी आपका क्वेश्चंस में दे रखा है, तो कह रहा है कि इस कॉइल पे नेट फोर्स कितना लगेगा। देखिए ये एक मेरा स्ट्रेट वायर है और ये मेरा एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस कॉइल का जो आप देख सकते हैं ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर और लेंथ है 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, और एक वायर है, इसमें करंट जा रहा है 2 एम्पियर। तो जाहिर सी बात है ये करंट कैरिंग वायर जो है वो प्रोड्यूस करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड, ये वायर इस तरह से तो कंसंट्रेटिक सर्कल्स बहुत सारे में एक्चुअली प्रोड्यूस करेगा, और यही मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल रखा हुआ है। तो देखो ऐसा है कि ये जो कॉइल है, सॉरी ये जो कॉइल ABCD है ना, उसका BC और DA ये जो दो साइड्स हैं उसमें एक्चुअली L का डायरेक्शन और B का डायरेक्शन एक्चुअली पैरेलल हो जाएगा, तो थीटा बन जाएगा 0। क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है मेरे दोस्त, फॉर्मूला जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है ना वो होता है IL क्रॉस B। इसको तोड़ेंगे क्रॉस को तो IL भी साइन थीटा आएगा। तो BC साइड्स और AD साइड्स के लिए मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों केस में आप L जो है वो B के पैरेलल हो जाएंगे इसीलिए। तो चलिए इन दोनों का चर्चा हम लोग नहीं करें वही ठीक है, या तो एक दूसरे को कैंसिल आउट भी कर देंगे। मेन हम लोग को समझना ये वाला बात है ना, ये BA और CD के बारे में। तो देखो इन केस में जो है सो ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, तो परपेंडिकुलर होने से क्या होता है फोर्स मैक्सिमम अप्लाई होती है ना, क्योंकि ILB साइन थीटा होता है तो केवल ILB बचेगा। इन दोनों केस में डायरेक्शन इस तरह से होगा मैग्नेटिक फील्ड का कि फोर्स जो है सो, तो देखो जाहिर सी बात आप देख सकते हैं इसमें जो फोर्स लगेगा इस दिशा में लगेगी और उसमें जो फोर्स लगेगा उस दिशा में लगेगा। तो बताइए फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा कि किसी भी स्ट्रेट वायर के कारण अगर फोर्स जो लगता है ना वो एक्चुअली फोर्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ कहिए आप, तो ये होता है V0/4 इंटू 2 I1 I2 डिवाइडेड बाय होता है जो डिस्टेंस आप ले रखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग D1 ले रखे हैं, D1 करेंगे तो पर यूनिट लेंथ के लिए नहीं निकाले, पूरा लेंथ के लिए, पूरा कंडक्टर का लेंथ के लिए निकाले तो ये उधर चला जाता है। तो ये होता है एक्चुअली मेन फॉर्मूला, ठीक है। तो जो FT जो इधर आ रही है इस फोर्स इधर लगेगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, है ना, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल का आप यूज करके फोर्स इधर लगेगा, और इसमें जो फोर्स लगेगा उधर लग रहा है। तो जाहिर सी बात है ये काफी क्लोज है, इस मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है तो इसके काफी क्लोज है ये, और ये काफी ज्यादा दूर है। और इसका जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है, मतलब ये अट्रैक्ट कर लेगा और उसको वो रिपेल करेगा। तो सवाल ये आता है कि सर कौन सा फोर्स मैक्सिमम होगा, तो डिस्टेंस इसका कम होगा, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस बहुत बड़ा फैक्टर मतलब रोल निभाती है। तो डिस्टेंस कम है, फोर्स ज्यादा है, तो ये जो अट्रैक्टिव का फोर्स है वो ज्यादा होगी और रिपल्सिव का फोर्स एक्चुअली कम होगी। तो बताइए नेट अगर फोर्स आप निकालना चाहेंगे तो नेट फोर्स बराबर क्या होगा, है ना। तो इस फोर्स का नाम लोग F3 दे रखे हैं और उस फोर्स का नाम F4 दे रखे हैं, ठीक है। तो इसे आप देख सकते हैं नेट फोर्स F3 माइनस F4 हो जाएगा। F3 का फॉर्मूला आप देख लो कुछ ऐसा लिखेंगे, ये लेंथ D1 है और उसका जो लंबाई हम लोग L1 ले रखे हैं।
एक्चुअली दोनों सेम है, बाद में पुट भी कर देंगे। और उसके लिए भी सब करेंट वगैरह सब कुछ सेम है, लेकिन डिस्टेंस केवल चेंज है, वो d2 है। और वो ऑलरेडी आपका कितना हो जाएगा बताइए, 15, और ये आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, टोटल 17 हो जाएंगे। तो आइए हम लोग फटाफट इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो देखो इन सारे डाटों में क्या क्या कॉमन निकल जाएगा। तो देखो म्यू नॉट 4 पाई 2 I1 I2 है ना, दोनों के लिए करंट सेम है, सेम आप लिख दो। ये बचेगा केवल L1 और L2 बराबर है, इसलिए आप L कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1/d1 माइनस 1/d2 बचेगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई का जो वैल्यू होता है मेरे दोस्त एक्चुअली 10⁻⁷ होता है, 2 का 2, I1 I2 का वैल्यू सेम दे रखा है। अब L की वैल्यू आप देख सकते हैं, इतना है ना, इतना L की वैल्यू। अब d1 और d2 का वैल्यू देख लो, इतना आप दे रखा है, सेंटीमीटर मीटर में चेंज करके आप पुट कर लो, सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा 25 × 10⁻⁷ न्यूटन आएगा। और ये किधर काम करेगा बताइए, ये F3 ज़्यादा फोर्स है, F4 कम है, तो जाहिर सी बात है जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो टुवार्ड्स इधर होगा ना, जो अट्रैक्टिव होगा। तो आंसर जो होगा मेरे दोस्त वो 25 एक जगह यहाँ पे है, लेकिन ये अवे कह रहा है ना, तो अवे तो नहीं टुवार्ड्स है ना, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। 37 क्वेश्चन क्या कहता है, if a beam of electron and protons move parallel to each other in the same directions, then they attract each other, repel each other, no relation, neither attract nor repel। देखिए ये जो क्वेश्चन है काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टूडेंट फंस जाते हैं, हर हाल में फंसते हैं। तो फंसते हैं स्टूडेंट जनरली करता क्या है कि सर ये इलेक्ट्रॉन का बीम है, सपोज दैट ऊपर जा रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है ना, तो इसके द्वारा जो करंट है वो नीचे आएगा। और ये जो प्रोटॉन है वो भी अगर ऊपर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है प्रोटॉन की दिशा में हम लोग करंट की दिशा लेते हैं, तो करंट की दिशा ऊपर है। तो करंट यहाँ पे क्या है, जनरली स्टूडेंट ये सोच लेते हैं करंट यहाँ इधर डाउनवर्ड जा रहा है इलेक्ट्रॉन के बीम के कारण, और प्रोटॉन बीम के कारण जो करंट अपर डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों में जो करंट है वो एक्चुअली अपोजिट है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और वो ऑप्शन भी टिक लगा के चले आते हैं। लेकिन फंसते यहाँ पे है कि उसे एक जानकारी वहाँ पे नहीं हो पाती है। आपको यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना पड़ेगा, वो है मैग्नेटिक फोर्स और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि ये दोनों चार्जेस है ना अलग अलग नेचर्स के हैं, तो अट्रैक्टिव फोर्स भी लगेगा। आपको बताते चलते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और जो मैग्नेटिक फोर्स होगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स काफ़ी ज़्यादा हैवियर होता है एज कंपेयर टू मैग्नेटिक फोर्स। इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे कंसिडरेशंस में आप नेगलेक्ट और भी करके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फोर्स केवल कंसिडरेशंस में क्वेश्चन में लिखा जाए, केवल मैग्नेटिक फोर्स को आप कंसिडरेशन में लीजिए, बताइए ये दोनों जो बीम है वो अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, तो जाहिर सी बात है रिपेल कर जाएगा। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू काफ़ी कम होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स काफ़ी ज़्यादा हैवियर होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या कंडीशन होगा आइए आपको डीपली बताते हैं। देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का बीम ऊपर जा रहा है तो करंट नीचे आ रही है, और यहाँ पे प्रोटॉन ऊपर जा रहा है तो करंट भी ऊपर जाएगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन का बीम है और ये प्रोटॉन का बीम है। लेकिन एक बात और है कि ये जो चार्ज है इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो रेशियो वो हम लोग देख लेते हैं, कौन बड़ा और कौन छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले देख लो कि ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फोर्स करने दोनों अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्शन जो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का काफी ज्यादा मच लार्जर होगा रिपल्सन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, या मैग्नेटिक फोर्स। इसलिए फाइनली ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसलिए ऑप्शन क्या होगा बोलो, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये एकदम नहीं होगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा, रिपेल कभी नहीं कर सकता है। अब सवाल आता है कि सर ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हैवियर होता है मैग्नेटिक फोर्स से। तो उसके लिए देखो छोटा सा हम लोग डायग्राम बना रखे हैं। सपोज दैट ये चार्ज है ना, ऊपर जा रहा है, ये भी चार्ज भी वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, दोनों के बीच का रेडियस अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है, तो मैग्नेटिक फोर्स का कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त, है ना। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स का कुछ ऐसा फॉर्मूला है और इलेक्ट्रिक फोर्स का कुछ ऐसा होता है, इन दोनों का रेशियो कर लेते हैं ना, रेशियो कर लो, सारा टर्म आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, आपका बचेगा एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट और v स्क्वायर। अब आपको ये भी पता है कि सी स्क्वायर इक्वल टू जो होता है वो 1/म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट होती है। तो यहाँ से अगर आप निकालना चाहेंगे इसकी वैल्यू, तो इसके बदले आप पुट कर सकते हैं क्या बोलो, तो सी स्क्वायर। तो देखो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे सी स्क्वायर और नीचे v स्क्वायर था, ऑलरेडी हम लोग लिख लिए। अब आप हमें ये बताओ कि सी स्क्वायर बड़ा है या v स्क्वायर बड़ा है। जाहिर सी बात है स्पीड ऑफ लाइट इज बहुत ज़्यादा होती है ना, आज तक कोई ऐसा बॉडी नहीं है जो स्पीड सी को अचीव कर पाया है, तो सी इज मच ग्रेटर देन v स्क्वायर होती है। तो देख सकते हैं
देखो एक दो ऐसे पार्टिकल्स है जो जैसे टेक्टोकॉन्स करके एक पार्टिकल्स होता है, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है स्पीड ऑफ लाइट से भी, है ना, तो बहुत माइनर केस में आपको उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो जो सी स्क्वायर है वो बी स्क्वायर से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा बोलो तो मैग्नेटिक फोर्स बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आ कंडक्टिंग, एक सेकेंड है ना, a conducting circular loop of radius r carries a constant current I. It is placed in uniform magnetic field B such that B is perpendicular to the plane of the paper of the loop. The magnetic force acting on the loop is. बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी वही कह रहा है कि अगर सर्कुलर कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया ना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, तो यहाँ से कंप्लीट आने फिर यहाँ तक आने में एल की वैल्यू जीरो हो जाएगा मेरे दोस्त, और एल अगर जीरो हुआ तो मैग्नेटिक फोर्स में यहाँ पे एल जीरो पुट कर दो ना, फोर्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जीरो होगा। ये पहले भी ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कंडक्टर कैरिंग सम करेंट, इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस। तो इलेक्ट्रॉन क्या एक्सपीरियंस करेगा? देखो ये मान लेते हैं एक सर्कुलर क्वाल है, इसमें करंट एक्चुअली आई फ्लो हो रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, आपको पता है इस तरह से होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये जो चार्ज पार्टिकल है वो भी इधर जा रहा है, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो तो जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल जीरो हो जाएगी, तो एंगल अगर जीरो है तो आप जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला साइन जीरो का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो फाइनली फोर्स का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा बोलो तो जीरो डी। अगर मान लिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर भी जाता ना और आपका वेलोसिटी इधर जाता, चार्ज इधर जाता, तो इन दोनों के बीच का एंगल 180 बनता, उसके केस में भी साइन 180 की वैल्यू जीरो होता, फाइनली जीरो ही होगा, ठीक है। तो क्या आंसर सही होने वाला है? नो फोर्स एक्सपीरियंस, तो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा मेरे दोस्त, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज प्रोपोर्शनल टू, जाहिर सी बात है मैं पहले बताया था ना, कोई एक सर्कुलर कॉइल है, इसके द्वारा यहाँ पे सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो एक्चुअली होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 इंटू आई बाय आर होता है, ठीक है। तो किस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो 1 बाय आर का है ना, तो बी यहाँ पे देख सकते हैं बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय आर है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बताइए? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a strong magnetic field is applied on the stationary electron, then electron moves। देखो सिंपल सवाल है, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है, तो रुका हुआ है तो वेलोसिटी क्या है बोलो तो जीरो है। अब कह रहे तुम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं, मतलब स्ट्रॉन्ग का स्क्वायर का मैग्नेटिक फील्ड पास कराओ ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना जी मैग्नेटिक फोर्स का होता है क्यू बी बी साइन थीटा, तो अगर रुका हुआ है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलो तो जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो आप कितना ज्यादा बड़ा चार्ज रख लो, कितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रख लो, 90 डिग्री क्यों नहीं बना लो, फोर्स का वैल्यू फाइनली जीरो आएगा, तो आएगा क्योंकि वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलो तो जीरो हो जाएगा मेरे दोस्त। तो क्या वो स्टेशनरी रहेगा? कह रहा है मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्यों मूव करेगा मेरे दोस्त, फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, रिमेन्स स्टेशनरी, हाँ मूव परपेंडिकुलर क्यों मूव करेगा, मूव ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रिमेन्स स्टेशनरी, है ना। क्वेश्चन नंबर 42, which one of the following is correct statement about the magnetic force? मैग्नेटिक फोर्स के बारे में कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस करेक्ट हैं? क्या कह रहा है? पहला, मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्यों थर्ड लॉ को ओबे करेगा वो? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता ना, तो किस पे डिपेंड कर रहा है वो? चार्ज पे, वेलोसिटी पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। जनरली जाहिर सी बात है वेलोसिटी ज्यादा रहेगा तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा रहेगा, वेलोसिटी जीरो है तो फोर्स जीरो है ना। तो एक्चुअली वो थर्ड लॉ एक्चुअली क्या कहता है ना कि न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी रिएक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल, मतलब प्रत्येक एक्शन जो होती है ना उसके पास इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, तो ओबे नहीं करेगा मेरे दोस्त। मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज ओबे, चलो नहीं ओबे नहीं करेगा। द मैग्नेटिक फोर्स डू नॉट ओबे न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर वेरी हाई करेंट मैग्नेटिक फोर्स ओबे थर्ड लॉ। अगर करंट की वैल्यू आ रही है तो क्या फॉलो कर लेगा? क्यों करेगा? इनसाइड लो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स ओबे।
कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, याद रखना कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ओबे नहीं करता है ना, न्यूटन थर्ड लॉ, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा मेरा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ वेलोसिटी v प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड B, देन कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो भी वेलोसिटी साथ मूव कर रहा है ना, इफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी v प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड B, देन तो जाहिर सी बात है ना परपेंडिकुलर होगा, देख लो द डायरेक्शन ऑफ बी विल बी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ बी, क्यों सेम होगा देख लो यहाँ से वाट-सिवट लॉ से आप ये जानते होंगे ना कि v जो होता है म्यू नॉट 4 पाई q, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है, तो v और r इन दोनों के मतलब आप कह सकते हैं कि v क्रॉस जो r है ना उसके डायरेक्शंस की होगा, जिधर v क्रॉस r जाएगा उधर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो इस यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसके परपेंडिकुलर ही होगा ना, क्योंकि आप जानते हैं कि दो वेक्टर का जो क्रॉस जिस प्लेन पे लाई करता है, भी जिस प्लेन पे लाई करे ना उसके परपेंडिकुलर ही बी लाई करेगा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ बी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है मेरे दोस्त, क्या कह रहा है देखो, आ करेक्ट प्लॉट of the magnitude of magnetic field versus radius from the center of the wire is if the radius of the wire is capital R। देखो चार डायग्राम आपको दे रखे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड और रेडियस स्मॉल r के बीच का जो है एक्चुअली डायग्राम बनाया गया, मैग्नेटिक फील्ड r के बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से वैरी करता है। तो देखो उसके लिए हम लोग एक जानबूझ करके एक बड़ा सा वायर ले रखे हैं सिलिंड्रिकल फॉर्म में, और इसकी जो रेडियस हम लोग मान लिए हैं कि वो कैपिटल R है। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं ना, इस कैपिटल वायर के कारण यहाँ पे मतलब वायर के कारण एक्सिस से हम लोग कुछ एक पॉइंट ले लेते हैं P, वहां पे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का क्या फॉर्मूला होता है। तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं बताइए, जो इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R का, मतलब जैसे जैसे आप R बढ़ाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए अभी तक का, तो ऑप्शन एक ये सही आ रहा है, ये सही आ रहा है और ये सही आ रहा है, इन तीनों में से अभी तक सही आ रहा है। अब आगे देखिए, अब इसके बाद क्या करेगा, आउटसाइड का अगर आप लेते हैं तो वहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ना कि यहाँ पे पाई नहीं होगा, ठीक है याद रखना, क्योंकि स्ट्रेट वायर के कारण ना नो आर होगा, सर्कुलर के कारण एक्चुअली पाई, हाँ ये एक्चुअली पाई होगा, अगर सर्कुलर रहता है ना सर्कुलर वायर तो पाई नहीं होता, वो हम कहना चाह रहे थे। चलिए देखिए बी आउट जो होगा फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं, बी आउट जो है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या है कि जैसे आप आर बढ़ाएंगे तो बी का वैल्यू घटेगा, तो कौन सा घट रहा है बताइए, ये तो कांस्टेंट रहती है, पक्का नहीं होगा मेरे दोस्त, ये तो अचानक घट गया, इतना थोड़ी ना घटता है जी, और ये घट रहा है, तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, और ये तो पहला ही फेल हो गया था, पहला लॉ में एक्चुअली फेल हो गया था, इसी से फेल हो गया था ऑप्शन है। चलो ठीक है याद रखना ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, द नेचर होना चाहिए, द नेचर ऑफ पैरेलल एंड एंटी पैरेलल करंट आर। तो जाहिर सी बात है आप पढ़े होंगे ना कि दो एक्चुअली ये एक्चुअली हम गेस में भी दिए थे, मतलब प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज में आता है कि दो वायर है उसमें अगर करंट सेम डायरेक्शन में फॉलो हो रही है तो साइन कन्वेंशन आप मतलब आप डायरेक्शन जो कन्वेंशन वो आप फॉलो करेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है और ये एक दूसरे को रिपेल कर देता है, ठीक है। तो पैरेलल करंट रिपेल इज पैरेलल करंट रिपेल एंड एंटी पैरेलल करंट अट्रैक्ट, नहीं ये तो गलत है ना, पैरेलल करंट अट्रैक्ट, हाँ पैरेलल करंट जो है अट्रैक्ट कर रहा है, देखो अट्रैक्ट कर रहा है ना, एंड एंटी पैरेलल करंट रिपेल, तो एंटी पैरेलल करंट रिपेल कर रहा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बोथ करंट अट्रैक्ट, बोथ नहीं बोथ क्यों करेगा ना पैरेलल एंटी पैरेलल में, तो याद रखेंगे पैरेलल करंट अट्रैक्ट करेगा और एंटी पैरेलल रिपेल करेगा, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन फाई on the scale by a pointer attached to the spring is। देखो आपको बताते हैं ना कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में करंट जब हम लोग पास कराते हैं तो उसमें एक्चुअली मैग्नेटिक टॉर्क होता है, मैग्नेटिक टॉर्क क्रिएट होता है, और वो जो मैग्नेटिक टॉर्क क्रिएट होता है ना वो स्प्रिंग को उल्टा डायरेक्शन में रिवॉल्व करा देती है, इसीलिए उसके जो स्प्रिंग होते हैं ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो नीचे स्प्रिंग लगा कर रखते हैं हम लोग, उसमें एक्चुअली एक मैग्नेटिक टॉर्क के कारण एक टॉर्क क्रिएट होगा जिसको हम लोग टॉर्शनल टॉर्क कहते हैं। और वो जो टॉर्शनल टॉर्क पता है क्या होता है, तो टॉर्शनल टॉर्क होता है K फाई,
जहाँ पे ये एंगल ऑफ ट्विस्ट है और के यहाँ पे जो है ना वो एक्चुअली इसको बोलते हैं हम लोग ट्विस्टिंग कपल पर यूनिट ट्विस्ट। तो याद रखेंगे कि दिस टॉर्क बैलेंस बाय द काउंटर टॉर्क, तो ये है आपका टॉर्शनल टॉर्क और ये मैग्नेटिक टॉर्क, दोनों बराबर होगा, थाई जो होगा इतना कुछ फार्मूला बराबर होता है, क्योंकि क्यू को नीचे ले जाओ ना तो ये कौन सा फार्मूला वैलिड हो रहा है देख लो, फाई इक्वल टू, तो एन बी ए इसमें है जी डिवाइडेड बाई के आई। चलो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन सी बोलना था, ऑप्शन सी द करेक्ट। A moving coil galvanometer can be converted into ammeter, किसे कन्वर्ट करते बता दो फटाफट। गैल्वेनोमीटर के अगर पैरेलल में एक स्मॉल वैल्यू रेसिस्टेंस जिसको हम लोग शंट बोलते हैं कनेक्ट कर दोगे ना तो कन्वर्ट हो जाता है वो अमीटर में, खत्म। तो इंट्रोड्यूसिंग अ शंट रेसिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू थोड़ी ना होता है जी, इंट्रोड्यूसिंग द शंट ऑफ अ स्मॉल वैल्यू इन सीरीज में तो दो स्मॉल वैल्यू होता है लेकिन सीरीज में नहीं कनेक्ट कर सकते ना। इंट्रोड्यूसिंग द रेसिस्टेंस ऑफ अ स्मॉल वैल्यू इन पैरेलल, हाँ ये बहुत अच्छा है, तो ऑप्शन सी, मतलब स्मॉल वैल्यू भी होना चाहिए, पैरेलल में कनेक्ट होना चाहिए गैल्वेनोमीटर का, तभी ये बन पाएगा अमीटर। और ये जो छोटा सा रेसिस्टेंस आप कनेक्ट करते हैं ना उसको हम लोग शंट बोलते हैं, तो ऑप्शन याद रखेंगे, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अ करंट कॉइल होगा, अ करंट कॉइल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड if the coil turns through an angle theta then the torque directly proportional to, देखो किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना तो उसमें जो मैग्नेटिक मतलब टॉर्क क्रिएट होगा वो एम बी साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे जो टॉर्क किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताइए, साइन थीटा का है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमिबिलिटी ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सबस्टेंसेस, देखो सिंपल से बता देते ना कि जो परमिबिलिटी होती है ना डाई का नेगेटिव होता है, जो पारा का होता है वो पॉजिटिव होगा, और लेकिन वन से थोड़ा सा जस्ट बड़ा होता है, और फेरो का बहुत बड़ा होता है ना, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मतलब देखो पारा के लिए क्या होता है बोलो तो इसकी जो म्यू का जो वैल्यू होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है वन से, तो स्मॉलर बट मोर देन वन, हाँ छोटा है लेकिन सही है, लार्ज तो होता नहीं है ना, लेस देन भी नहीं होता, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव नहीं होता इसका, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे पारा के लिए ऐसा कुछ होता है। A charged particle of mass m and charge q travels on the circular path of radius r that is perpendicular to the magnetic field b. The time taken by the particle to complete one revolution is, सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है तो इस तरह से एक्चुअली एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला से अगर वेलोसिटी निकालेंगे तो ऐसा देता है ना, और ये जो वेलोसिटी है वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा ना, सर्कुलर पाथ अगर फॉलो करता है तो सर्कुलर पाथ के लिए फार्मूला जानते हैं ना जी, सी सर्कमफेरेंस बाय टाइम होता है, तो अगर इसका रेडियस आर है तो 2 पाई आर इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा, और जो टाइम मान लेते हो कंप्लीट ओ टी मान लेते हैं ना, तो इसमें जो वेलोसिटी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाय टी, ये वेलोसिटी और ये वाला वेलोसिटी, मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को बराबर कर दो क्योंकि एलएचएस बराबर है, आरएचएस बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर आप टाइम निकालना चाहेंगे ना, टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट चक्कर में जितना टाइम लगा तो उसको टाइम पीरियड कहते हैं, तो कुछ ऐसा आएगा 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी, तो 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी, तो ये आपका जो ऑप्शन है मेरे दोस्त वो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको पहले ही बता चुके हैं कि मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट बोल दो, होता है क्यू बी बी साइन थीटा, खत्म। तो अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्यू स्केलर क्वांटिटी है तो ये बी क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बोल दो, कौन सा, बिना देखे, इसको बिना देखे बनाना है ना, तो क्यू बी बी साइन थीटा ऐसा कुछ है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not unit of magnetic induction? मैग्नेटिक इंडक्शन से कौन सा यूनिट इसमें नहीं होगा, गॉस होता है, टेस्ला भी होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, तो ये जो ओरस्टेड है वो नहीं होता ना। When charged particle enter in an uniform magnetic field, its kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। देखो कह रहा है कि यहाँ पे चार्ज पार्टिकल तो इंटर कर रहा है लेकिन किस डायरेक्शन से इंटर कर रहा है ये तो नहीं बता रहा ना, तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है और ये इस तरह से इंटर कर रहा है, तो एंगल कितना बन जाएगा यहाँ पे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और वेलोसिटी इधर है, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री बनेगा मेरे दोस्त, तो जब भी 90 डिग्री बनता है ना तो वहाँ पे जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स वो एक्चुअली जीरो होती है। अब मैग्नेटिक फोर्स अगर जीरो हो गया तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी तो होता है ना हाफ एम बी स्क्वायर, वेलोसिटी फिक्स रहेगा, मास तो चेंज कर ही नहीं सकता है, तो हाफ एम बी स्क्वायर भी क्या रहेगा बोलो तो कांस्टेंट रहेगा। तो रिमेन्स कांस्टेंट तो पूछ रहा है इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो रिमेन्स कांस्टेंट मेरे दोस्त
चलिए, टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर टू इनटू वोल्ट मीटर वन शुड बी करेक्ट। देखो, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हाई रेसिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, खत्म। बस ये आपका बन गया गैल्वेनोमीटर था, रेसिस्टेंस हाई रेसिस्टेंस वैल्यू सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो ये पूरा जो सर्किट है वो आपका वोल्ट मीटर का लाएगा। तो हाई रेसिस्टेंस इन सीरीज विथ गैल्वेनोमीटर, हाँ बिल्कुल सही मेरा दोस्त, आगे जाने की कोई जरूरत। लो रेसिस्टेंस तो कर ही नहीं सकते, हाई पैरेलल में तो है ही नहीं है ना, और लो करंट इन द, छोड़ो ये सब गलत है। ऑप्शन याद रखेंगे, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट सुटेबल मेटल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट इज। देखिए एक्चुअली हमारे नेचर्स में बहुत सारे मैग्नेटिक सबस्टांस हैं, 3 ग्रुप में उसको डिवाइड किया गया, डाई पारा फेरो। डाई और पारा में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना, जब तक मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं तभी तक उसके जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है ना वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन रहते हैं। जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड हटा दो उसकी अलाइनमेंट खत्म हो जाती है, फिर अपनी अवस्था में चला आता है। इसलिए डायमैग्नेटिक मटेरियल और पैरामैग्नेटिक मटेरियल का यूज हम लोग नहीं करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए, केवल करेंगे फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंसेस का। उसमें भी अगर हाई क्वालिटी का आप मैग्नेट बनाना चाहते हैं, है ना, परमानेंट मैग्नेट बनाना चाहते हैं, तो स्टील जो होता है ना, स्टील उसे बना सकते हैं, बहुत स्ट्रांगली बनता है, मोस्ट सुटेबल है ये। सुटेबल आयरन भी है लेकिन मोस्ट सुटेबल मेरा स्टील है। स्टील से क्यों, विच मेटर्स, देखो वही मेटल को बनाते हैं जिसका रेसिस्टिविटी हाई हो। एक्चुअली हमें रिटेंटिविटी लिखना चाहिए था ना, रिटेंटिविटी होगा यहाँ पे, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी क्या होता है, आप पढ़े होंगे कि हिस्टेरेसिस कर्व में जब हम लोग मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वैल्यू मतलब H की वैल्यू 0 कर देते हैं तो B 0 नहीं होता, जितना बचता है ना B का वैल्यू उसी को हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी। तो ये सब दोनों हाई होना चाहिए, इससे क्या होता है कि वो मतलब अपनी अवस्था में एक्यूरेटली नहीं आ पाता है मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद। तो याद रखेंगे स्टील को हम लोग यूज करते हैं। A rectangular loop carrying a current is situated near the straight wire such that the wire is parallel to the one side of the loop and in the place of the loop if the steady current is established in the wire as shown in the figure the loop will be। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन, इस पर हम लोग न्यूमेरिकल भी आपको बताए थे। देखो ये एक्चुअली एक लूप है और ये एक वायर है, इसमें करंट पास हो रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए ये जो लूप है वो इस वायर से अट्रैक्ट होंगे, रिपेल होंगे, या क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन से आप देख सकते हैं ये दोनों में एक्चुअली नेट फोर्स लगेगा, तो ये दोनों फोर्स एक्चुअली क्या हो जाएगा, एफ जो एक्चुअली एक दूसरे कैंसिल आउट कर देगा, और इस अकॉर्डिंग टू साइन मतलब डायरेक्शन कन्वेंशन इस पे फोर्स उस डायरेक्शन में लगेगा, इस आर्म पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। और ये फोर्स एक्चुअली ये जो आर्म है वो काफी क्लोज है इस वायर से, इसीलिए ये फोर्स ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, और ये फोर्स रिपल्सिव है लेकिन कम होगा, है ना। तो जाहिर सी बात है ये जो पूरा क्वाइल है वो एक्चुअली अट्रैक्ट हो जाएंगे ना इस वायर की तरफ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा मेरे दोस्त, मूव टू अवे, अवे की तरफ जाएगा नहीं क्योंकि रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू कम है, रिमेन नहीं स्टेशनरी क्यों रहेगा, मूव्स टुवर्ड द वायर, वायर की तरफ मूव करेगा, याद रखना, है ना। ऑप्शन सी द करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट अर्थ बिहेव्स एज ए मैग्नेट। तो याद रखेंगे अर्थ मेरा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो उसके पीछे रीजन है नल पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का जो नल पॉइंट है ना, उसी के कारण से एक्चुअली जो है मेरा अर्थ जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। इसमें देखो ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। क्या रहा है कि अ चार्ज पार्टिकल विल नॉट मूव विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन द रीजन वेयर इन। देखो कौन सा ऐसा कंडीशंस है 4 कंडीशंस में से जिसमें जो चार्ज पार्टिकल है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव ना करे बल्कि एक्सेलरेट करे। तो बताइए कब कब एक्सेलरेट करेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा 0 है, अब मैग्नेटिक फील्ड कुछ है, तो आपको बताया था ना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड भी अगर है कुछ और कोई चार्ज पार्टिकल आ रहा है परपेंडिकुलरली तो जाहिर सी बात वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा, तो एक्सेलरेट तो यहाँ पे नहीं कर पाया ना, तो ऑप्शन ये तो करेक्ट हो गया। अब आइए ये ऑप्शन देख लेते हैं बी, कह रहा है कि दोनों लग रहा है। जब दोनों लगेगा ना तो एक्चुअली वो एक्सेलरेट कर, जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड लगते हैं तो दोनों एक्चुअली परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर होने के कारण वहां जो पाथ बनता है ना वो सर्कुलर बनता है और कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है, तो एक्सेलरेशन वहां पे भी नहीं आना चाहिए, ये भी करेक्ट हो जाएगा। अब ये कह रहा है दोनों 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 मैग्नेटिक फील्ड भी 0, तो चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड 0 कर दिए ना, तो वही हो गया ना कि अब कोई फील्ड ही मतलब चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 फिर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0, इसका मतलब कोई फोर्स तो लगेगा नहीं दोनों फील्ड के कारण। तो
जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो एक्सेलरेट क्यों करेगा मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू नहीं है। हाँ, यहाँ पे बात बन सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ अप्लाई किया जा रहा है, तब ऐसे केस में जो है ये जो चार्ज पार्टिकल है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली एक्सेलरेट करेंगे, मूव करेंगे, और ऐसे केस में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं एनसीईआरटी यूनिट 4 और यूनिट 5 के सारे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा इसके अगले चैप्टर का, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये दोनों का हम लोग एमसीक्यू लेकर के आएंगे जल्द ही। धन्यवाद।